हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम बीएससी फाइनल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो एमजीसी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और इसमें हम आज से जो पेपर नंबर जो स्टार्ट करने वाले हैं, बीएससी की जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम पेपर नंबर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो लिखते हैं बीएससी फाइनल, बीएससी फाइनल बीएससी फाइनल मैथमेटिक्स। और ये जो इम्पोर्टेंट रहने वाला आपके, वो आपके स्पेशल जो यूनिवर्सिटी है वो आपके लिए है एमजेएसयू यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो भी पीडीएफ बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हो और कुछ देखना हो उसमें थ्योरी में तो आप वहाँ से देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो पर्टिकुलर। और आज से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपका आज से क्लास स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, पेपर नंबर सेकंड की बात करें, जो पेपर नंबर सेकंड आपका रहने वाला है, पेपर नंबर सेकंड में आपके दो बुक्स हैं। एक तो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण, और जो दूसरी बुक रहेगी आपकी वो रहेगी मैट्रिक स्पेस, दूरिक समष्टि, दूरिक समष्टि। दूरिक समष्टि। ओके, ये आपकी दो बुक रहने वाली है पेपर सेकेंड में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और दूसरी रहेगी मैट्रिक स्पेस। देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी लिखने में, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में वापस से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी लिखने में। लेकिन मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपकी। तो पहला जो पेपर सेकेंड है वो आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण, और जो दूसरा आपका इसी बुक का नाम है वो है मैट्रिक स्पेस दूरिक समष्टि। तो 2 यूनिट इसके सिलेबस में है, 2 यूनिट इसमें है और 3 यूनिट इसमें है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट तो आपके है मैट्रिक स्पेस से, और फोर्थ और फिफ्थ जो यूनिट है वो आपकी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। तो पहले हम जो बुक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपकी बुक स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो उसका सिलेबस की यदि अपन बात करें तो सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से चैप्टर अपने को पढ़ना है और कैसे हमें स्टार्ट करना है। देखो पहले हम बात करें सिलेबस की। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिलेबस कि कौन कौन से चैप्टर अपने सिलेबस में है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे। तो देखो तो अपन सबसे स्टार्ट करते हैं। पहले बुक्स का नाम आपको बताइए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक रहेगी, उसमें अपने को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो अपना क्या सिलेबस रहने वाला है, बुक रहेगी अपनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस,
सम्मिश्र विश्लेषण। सम्मिश्र विश्लेषण। इसके अपन सिलेबस की यदि बात करें तो क्या सिलेबस रहने वाला है? यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो रहेगी अपने सिलेबस में वो रहेगा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। एनालिटिक फंक्शन जो रहेगा, जैसे मान लो उसमें टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, ये रहेगा आपका। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। और उसमें एनालिटिक फंक्शन रहेगा टॉपिक सम्मिश्र अवकलन। और उसके बाद में यूनिट नंबर रहेगी 5 आपकी, कौन सी? यूनिट 5 रहेगी आपकी कॉन्फॉर्मल मैपिंग। जिसको हिंदी में कहते हैं अनुकोण प्रतिचित्रण। कॉन्फॉर्मल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण। ठीक है, ये आपके सिलेबस में रहने वाला है यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। ठीक है, अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो यूनिट अपना है एनालिटिक फंक्शन से, तो जैसे कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन में टॉपिक तो हमारा रहेगा एनालिटिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करने वाले हम पहला टॉपिक यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट 4 रहेगी सम्मिश्र अवकलन, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। इसके अंदर आएंगे आपकी अवकलनीयता के बारे में, सीमा के बारे में, सांद्रता, ये सारे इसमें आएंगे आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4। कॉन्फॉर्मल यूनिट 5 है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूशन के बारे में कि कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन में अपने को क्या पढ़ना है, सीमा पढ़नी है, सांद्रता पढ़ना है। तो सबसे पहले हम नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर अपन जो मेन अपना टॉपिक स्टार्ट होगा वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक के बारे में। तो बेसिक अपना इसमें रहेगा पहला रहेगा प्राकृतिक संख्या।
नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक होती है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एन बराबर होता है 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ये आपकी रहेगी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, एन से स्टार्ट होता है। एन से अपन इसको क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 से ये स्टार्ट होते हैं, सो इन्फिनिटी तक होते हैं ये। तो इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसके बाद में आती है आपकी दूसरे नंबर आता है, वो आता है पूर्ण संख्या। आज तो हम बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और फिर अपना कल तो जो मेन अपना टॉपिक है उससे स्टार्ट करेंगे अपन। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। आज देखो थोड़ी राइटिंग में भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये काफ़ी दिन बाद में हम इस पर यूज कर रहे हैं ना, इसकी वजह से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, तो आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो होल नंबर जो पूर्ण संख्या होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये स्टार्ट किससे होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक है। आज से हम बीएससी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी अपने साथी हैं, क्लासमेट्स हैं, उन सबको आप बताओ कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बीएससी फाइनल का कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। और साथ में जो बीएससी फाइनल की क्लासें हैं, जो बच्चे शेखावटी यूनिवर्सिटी के हैं, शेखावटी यूनिवर्सिटी के हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं, उनको ये क्लास पहले से अवेलेबल करवा दी गई है। तो वो बच्चे भी वो देख सकते हैं वीडियो। और आज जो अपन पर्टिकुलर स्टार्ट कर रहे हैं किसके लिए, एमजीएस यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो बच्चे यहाँ से आप स्टार्ट अपने कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो यहाँ से, और आपको एग्ज़ाम तक पूरा कोर्स करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बीएससी का जो कोर्स होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये, 8 से 10,000 रुपये कॉस्ट लगता है। तो कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या है कि उनके लिए मैं आप यहाँ पे यूट्यूब पे आपका कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। और उसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इसके बाद में पहला आपने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या, दूसरा हमने पढ़ा पूर्ण संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या होती है, उसको एन से डिनोट करते हैं। एन बराबर होता है 1 2 3 4। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद में आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, जेड से भी डिनोट करते हैं और आई से भी डिनोट करते हैं। पूर्णांक इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, जिसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से भी डिनोट करते हैं और किससे डिनोट करते हैं, आई से भी डिनोट करते हैं। ये होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो। ये आपका होता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये होता है। तो ये तो जो आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड प्लस या आई प्लस। और ये होता है आपका नेगेटिव इंटीजर, जेड नेगेटिव या आई नेगेटिव। ठीक है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में, एन बराबर होता है 1 2 3 4। दूसरा हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तीसरा होता है पूर्णांक, जिसको हम जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये होता है -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या की क्या डेफिनेशन होती है, क्योंकि देखो सबसे पहले आपको नंबर का इंट्रोड्यूशन होना चाहिए, नंबर का आपको पता होना चाहिए। नंबर पता होने पे आप आगे हम थ्योरी पढ़ पाएंगे।
तो इसके बाद में होता है आपका चौथे नंबर पे परिमेय संख्या। चौथे नंबर पे परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्योंकि देखो आज राइटिंग ऐसी आने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में इस पे वर्क कर रहा हूँ इसकी वजह से, क्योंकि इसलिए मैं साथ साथ में आपको बोल भी रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से। ये डेफिनेशन क्या होती है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ऐसा नंबर, ए नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू किससे बिलोंग करेंगे? जेड से बिलोंग करेंगे। और क्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यू क्या होगा आपका? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो वो आपका क्या होगा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होता है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, और पी और क्यू किससे बिलोंग करते हैं? पूर्णांक से बिलोंग करते हैं, और क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है, वो आपका परिमेय संख्या होता है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल की अपन बात करें तो फॉर एग्जाम्पल के लिए तो 1/2, 3/4, 12/7 ये सारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये सभी क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक है। इसके बाद में आपकी आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? जो संख्या परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जाता। भाई जिन संख्या को अपन परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? साथ साथ में वीडियो को आप शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। जितने ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करोगे उतना बच्चे फ़ायदा उठा पाएंगे कोर्स का, क्योंकि ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिव टर्मिनेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करें हम तो कौन सी संख्या होती है ऐसी? √2, √3, पाई और ई। ये क्या होती है? आपकी अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अपन एग्जांपल के लिए बात करें तो 1/2, जैसे मान लो 1/2 क्या होता है? 0.5, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिव होंगे, शांत हो गई। देखो एक आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव। टर्मिनेटिव होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव, शांत दशमलव का मतलब होता है कि ये क्या हो गया? 0.5 पर खत्म हो गया। और एक ऐसा होता है जैसे √2 है, इसमें क्या है कि 1.1414, और ये क्या चलता रहता है? आगे चलता रहता है। और सारे नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देखो नॉन रिपीटिंग का मतलब समझना और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझना क्या होता है। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता है। जैसे मान लो अपन 1/3 की बात कर रहे हैं तो 1/3 क्या होता है? 0.3 पे बार। क्यों? क्योंकि यही नंबर क्या करेगा? बार बार रिपीट होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और 0.3333, ये तो होता है रिपीटिंग। ये तो होता है क्या? रिपीटिंग। ये तो होती है आपकी परिमेय संख्या।
और जो नॉन रिपीटिंग हो, जो रिपीट नहीं करती हो, जैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू है, अंडर रूट 2 की वैल्यू रिपीट नहीं करती है, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और ये आगे चलती रहती है, और सारे नंबर क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसलिए आप इस पे क्या नहीं लगा सकते, बार नहीं लगा सकते। देखो बार लगाने का मतलब आप समझते हो कि बार लगाने का मतलब है कि वही नंबर क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है, तो वो तो होता है रिपीटिंग, वो तो आती है परिमेय संख्या के अंदर, और जो रिपीट नहीं करती है ना वो नंबर आता है अपरिमेय संख्या। जैसे अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है, अंडर रूट 3 का मान क्या होता है 1.732 होता है, ये भी आगे चलता रहता है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जैसे 1/2 है, 0.5 पर ही क्या हो गई खत्म हो गई, लेकिन जो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 है ना, ये कभी भी टर्मिनेटिव नहीं होती है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होती है, चलती रहती है, और चलती भी रहती है, और कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो रिपीट करता है। इसलिए क्या होता है कि जो अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या होती है वे संख्या जो नॉन रिपीटिंग, कभी खत्म नहीं होने वाली, और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता उसमें, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी ये खत्म नहीं होती है। तो अपरिमेय संख्या जो होती है वो अशांत दशमलव होती है, ठीक है, कभी शांत नहीं होती है, मतलब शांत और अशांत आपने सुना होगा वर्ड। तो शांत दशमलव तो जो खत्म हो जाती है उसको कहते हैं, वो परिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या जो कभी भी शांत नहीं होती है। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी रिपीट नहीं करता है, मतलब 1.414 फिर आगे 2 3 5 7 8 9 इस प्रकार से चलते रहते हैं कि कोई भी हम रिपीट नहीं कर सकते, ना उसको हम बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। बार के फॉर्म में लिख रहे हैं इसका मतलब वो खत्म हो गई। और 1/3 का मतलब क्या होता है 0.3 पे बार, और 0.3 पे बार का मतलब है कि जो 3 है वही क्या कर रहा है, जितने नंबर पे बार लगा होता है वो क्या उसका मतलब होता है कि वो आप रिपीट कर रहे हैं, मतलब 0.39 है, 0.39 पे बार है, तो ये किस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखा, जैसे 0.39 बार है, 39 पे बार है, इसका मतलब ये होता है 0.39 0.39 0.39, ये क्या होता है कि देखो ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है ना। और नॉन रिपीटिंग का मतलब सारे जो डिजिट होंगे दशमलव के बाद में वो सारे क्या होंगे डिफरेंट टाइप के होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग कभी कभी खत्म नहीं होंगे। समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से, कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होती है, और नॉन रिपीटिंग, कभी रिपीट नहीं होते उसके डिजिट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो परिमेय संख्या का जो स्टैंडर्ड नोटेशन की यदि अपन बात करें, तो अपरिमेय संख्या का जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जो स्टैंडर्ड बुक मिलेगी उस स्टैंडर्ड बुक में तो आपको अपरिमेय संख्या का जो नोटेशन दिया होगा वो क्या होगा टी होगा। अदरवाइज अपन जैसे अपनी चॉइस के लिए जैसे परिमेय संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो परिमेय संख्या होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपरिमेय संख्या को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं क्यू के कॉम्प्लीमेंट से, मतलब जैसे उल्टा कि जो परिमेय संख्या होती है वो तो क्या होती है रिपीटिंग होती है और टर्मिनेटिंग होती है, इसलिए उसको क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो अपरिमेय संख्या होती है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं क्यू बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड बुक में जब आप इसका नोटेशन देखोगे तब इसका नोटेशन आपको टी दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है टी होता है। समझ में आ गया होगा अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में। इसके बाद में आगे चलते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। आज की तो आपकी बेसिक बेसिक क्लास स्टार्ट की जाएगी नंबर्स के बारे में। अब इसके बाद में आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए तब जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है आपकी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की क्या डेफिनेशन होती है, वास्तविक संख्या रियल नंबर
रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होती है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। आर बराबर होता है परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या। आर इक्वल टू होता है क्यू प्लस क्यू का कॉम्प्लीमेंट, ये होती है आपकी वास्तविक संख्या। तो आपको पता है नंबर लाइन पे क्या होता है, परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं काल्पनिक संख्या के बारे में। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, वह संख्या जिसका वर्ग क्या होता है, ऋणात्मक होता है, अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1, वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो। काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो वह संख्या जिसका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक में होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट ऑफ -1, इसको क्या नाम देंगे, आयोटा देंगे ना। तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आयोटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, -1, और आयोटा क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आयोटा। ओके, तो काल्पनिक संख्या कौन सी हो जाएगी, वह संख्या जिसका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। इसके बाद में आती है आपकी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। सी बराबर क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में जो नंबर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ए और बी किसे बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं। ए और बी ये बिलोंग्स का साइन है, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर होता है। सम्मिश्र संख्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सी इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है, और ए और बी किसे बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सम्मिश्र चर क्या होता है, सम्मिश्र चर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, किसे डिनोट करते हैं, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई का जो फॉर्मेट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सम्मिश्र चर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस
आयोटा वाई, जहाँ अक्स तो क्या होता है, अक्स इक्वल टू तो होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, अक्स तो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। अक्स तो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई क्या होता है अपने पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड इक्वल टू क्या होता है, अक्स प्लस आयोटा वाई, अक्स तो होता है आपका वास्तविक भाग और वाई जो होता है वो आपका होता है काल्पनिक भाग। तो जो सम्मिश्र संख्या होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, ए प्लस आयोटा बी, जैसे 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा। तो इसमें जो अक्स और वाई होता है वो तो होता है आपका आर से बिलोंग करते हैं, तो इसमें जो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो अक्स तो हो जाएगा आपका रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसके बाद में अपन बात करें सम्मिश्र संयुग्मी की, तो सम्मिश्र संयुग्मी क्या होता है, सम्मिश्र चर यदि जेड होता है तो सम्मिश्र संयुग्मी होता है जेड बार से डिनोट करते हैं। जेड बार बराबर क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो जो आयोटा का साइन होता है उसको क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, तो वही आपका क्या हो जाता है, सम्मिश्र संयुग्मी। सम्मिश्र संयुग्मी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार बराबर इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई, इसको अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। संयुग्मी आपको लिखना आता ही है, दोबारा लिख देता हूँ इसको। हाँ तो देखो थोड़ी दिक्कत ही आ रही है क्योंकि काफ़ी दिन बाद में इसमें वर्क कर रहे हैं ना, इस वजह से। तो अब आप अपन के लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज, तो ये समझ में आ गया होगा अब तक, यहाँ तक आपको। अब लिखते हैं प्रॉपर्टीज, गुणधर्म कि सम्मिश्र संख्याओं के क्या गुणधर्म होते हैं। तो पहला गुणधर्म अपन बात करें तो पहला गुणधर्म होता है, यदि अपन जो जेड बार है उसका यदि अपन वापस बार करें, जेड का क्या करें, वापस बार करें, जेड पे बार करें और फिर उस पर दोबारा बार करें तो वापस वही नंबर आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, जैसे जेड बराबर 3 प्लस 4 आयोटा, तो जेड बार करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 3 माइनस 4 आयोटा, और जेड डबल बार निकालोगे तो 3 प्लस 4 आयोटा, तो ये आपका क्या आ गया, वापस जेड आ गया। तो जो अपन सम्मिश्र संयुग्मी निकालते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आयोटा वाले साइन को क्या कर दो, उल्टा कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस तो प्लस कर दो। तो देखो जेड बार बराबर क्या आ गया यहाँ से अपने पास, जेड आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है जेड बार बराबर, जेड का दो बार करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टीज, जेड और जेड बार को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा अपने को पास, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड मिलेगा, 2 रियल पार्ट ऑफ क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। कैसे, इन प्रॉपर्टीज को अपन प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे देखो, जैसे जेड बार बराबर है, जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई,
जेड बार बराबर क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो दोनों को ऐड करो, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या आ गया, 2x आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई से कैंसिल आउट हो गया तो x हो गया। और x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 रियल पार्ट ऑफ z। तो पहली प्रॉपर्टीज आप सिद्ध कर सकते हो कि z प्लस जेड बार बराबर क्या होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ z। इसी प्रकार आप प्रॉपर्टीज को क्या प्रूव कर सकते हो कि z माइनस जेड बार बराबर क्या होता है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ से तीसरी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो क्या, z माइनस जेड बार बराबर z माइनस जेड बार बराबर 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये लिख सकते हो कैसे, देखो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप देख सकते हो प्रूव करके कैसे। z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y और z बार बराबर क्या होता है, x माइनस आयोटा y। तो दोनों को घटाओ, तो दोनों घटाएंगे तो z माइनस जेड बार, तो घटाएंगे तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 2 आयोटा y, ठीक है। तो y को क्या लिख सकते हो आप, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई, ठीक है। तो z प्लस जेड बार तो क्या होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ z और z माइनस जेड बार क्या होता है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। चौथी प्रॉपर्टीज क्या होती है, चौथी प्रॉपर्टीज होती है कि z1 प्लस z2 पे बार, टोटल पे यदि बार होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके बार लगा सकते हैं, दोनों बराबर आते हैं मान। z प्लस z2 पे बार अलग अलग करके दोनों पे बार लगा सकते हैं, चौथी प्रॉपर्टीज। पांचवी प्रॉपर्टीज, यदि z1 और z2 दो मल्टीपल में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उन पे यदि साथ में बार है तो उन दोनों बार को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, दोनों मान क्या आते हैं, सेम आते हैं, दोनों पे बार अलग अलग कर सकते हैं। फिर छठी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, z1 अपॉन z2 पे बार है, z1 अपॉन z2 पे बार, टोटल पे यदि बार है तो इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, z1 पे बार अलग कर सकते हैं और z2 पे बार अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज हो गई, तो इनको आप लिख लो। इसमें फिर नोट लगा के लिखो कि सम्मिश्र संख्या में और वास्तविक संख्या में क्या डिफरेंस होता है। सम्मिश्र संख्या में छोटे बड़े का रिलेशन होता है कि आप कोई बता सकते हो कि कोई नंबर छोटा है या कोई नंबर बड़ा है, उसके बारे में आप बता सकते हो, परंतु जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो सम्मिश्र संख्या में छोटे और बड़े का रिलेशन नहीं होता है, नोट लगा के लिखो। सम्मिश्र संख्या में छोटे बड़े का संबंध नहीं होता है, छोटे बड़े का संबंध नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आप कोई भी नंबर छोटा बता सकते हो, कोई भी नंबर बड़ा इसमें आप नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते कि 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा से बड़ा होता है या छोटा होता है, संबंध नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो z बराबर यदि x प्लस आयोटा y है तो इसका मापांक कैसे निकालते हैं, कोणांक कैसे निकालते हैं। तो मापांक इक्वल टू क्या होता है, मापांक मोड z इक्वल टू होता है वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। और कोणांक कैसे निकालते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स
मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स। फिर उसको क्या देखते हैं, क्वाड्रेंट में देखते हैं, चतुर्थांश में देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उसका कोणांक क्या होता है, थीटा। दूसरे कोणांक में, दूसरे में होता है पाई माइनस थीटा। तीसरे में होता है तो तीसरे में होता है तो पाई माइनस थीटा, और चौथे में होता है तो माइनस का थीटा। ये देखते हैं ना, ये तो पता ही होगा आपको, 11वीं क्लास की बातें। फिर इसके बाद में देखो, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके काम में आने वाली है। एक वर्त का समीकरण, जैसे आपने जो वर्त का समीकरण देखा है वो आपने क्या देखा है, कार्तीय निर्देशांकों में देखा है। ध्रुवीय निर्देशांकों में कैसे होता है, यदि वर्त जिसका केंद्र क्या हो, जेड नोट, वह त्रिज्या क्या हो, आर हो, तो समीकरण क्या होती है, समीकरण होती है जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर। तो अपन कैसे इसको पढ़ेंगे, जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर तो क्या होता है, जेड नोट, सेंटर तो क्या होगा, जेड नोट, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, रेडियस। तो ये तो होगा आपका सेंटर, केंद्र, और ये आपकी होगी त्रिज्या। ठीक है, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर तो क्या होगा, जेड नोट, और रेडियस क्या होगी, आर होगी। तो ये अपने को पढ़ने का रहेगा, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर तो क्या रहेगा, जेड नोट, और रेडियस क्या होगी, आर होगी। उस वर्त का समीकरण होता है जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर। यदि मान लो सेंटर इसका क्या हो, मूल बिंदु हो, उसका सेंटर क्या हो, मूल बिंदु हो, तब इसका समीकरण क्या होगा, जेड माइनस जीरो इक्वल टू आर। तो इसका समीकरण भी आप लिख लेते हैं। यदि वर्त सी, यदि वर्त यदि वर्त जिसका केंद्र क्या हो, मूल बिंदु तथा त्रिज्या आर हो, त्रिज्या क्या हो, आर हो। हो तो वर्त का समीकरण, तो वर्त का समीकरण क्या हो जाएगा, जेड माइनस जीरो इक्वल टू आर। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, मोड जेड इक्वल टू आर। ये आपका हो जाएगा वर्त का समीकरण। इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर क्या होगा, जीरो होगा, और रेडियस क्या होगी, आर। ये हो जाएगा वर्त का समीकरण। अब लास्ट पॉइंट इसका रह गया कि जो अपन समिश्र संख्या उसको रिप्रेजेंट करने का जो तल होता है उसको क्या कहते हैं। ये जैसे मान लो 2+3 आयोटा नंबर है कोई, तो 2+3 आयोटा, ये हो जाएगा -2+3 आयोटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है, इसमें दोनों क्या होता है, नेगेटिव, -2 -3, और ये होता है 2 -3 आयोटा। तो ये तो आपका कौन सा अक्ष हो जाएगा, वास्तविक अक्ष, वास्तविक अक्ष। और ये जो आपका अक्ष होगा वो क्या होगा, काल्पनिक अक्ष। इसको जो नाम देंगे अपन, इस तल को कहेंगे, इसको कहेंगे
कॉम्प्लेक्स प्लेन, सम्मिश्र तल, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, सम्मिश्र तल या आर्गेंड प्लेन। तो जो सम्मिश्र संख्या है उनको रिप्रेजेंट करने का जो तल होता है उसको कहते हैं आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन, ठीक है। तो हमने आज स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और बेसिक के बारे में पढ़ लिया। तो और कुछ प्रॉपर्टीज होगी, 2-4 प्रॉपर्टीज और है, उनको मैं लिखा देता हूँ अभी साथ साथ में। लगभग तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज हो गई इसमें, फिर भी यदि बाकी होगी कोई भी प्रॉपर्टीज तो उसको हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं जो बीएससी फाइनल के में हैं एमजीएस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं बीएससी फाइनल, तो वो बच्चे वीडियो देख सकते हैं और अपने नोट्स आज से बनाना स्टार्ट कीजिए। काल्पनिक अक्ष को क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, और इसको कहते हैं रियल एक्सिस। क्योंकि आज देखो काफ़ी दिन के बाद में हम इस पेन टैप पे यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए क्या हो रही है, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। इसलिए आप थोड़ा सा 1-2 दिन वेट कर लीजिए अच्छे से राइटिंग, क्योंकि देखो थोड़ा सा मैं बोल तो रही हूँ, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। 2-4-5 दिन बाद में सही हो जाएगी राइटिंग, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो अब कल क्लास देते हैं आपको, कल मिलते हैं हम चैप्टर के साथ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि बीएससी फाइनल क्लास स्टार्ट की जाएगी, और जो ये इसकी पीडीएफ है उस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए आज से, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। तो आज से हमने ये शॉर्ट क्लास कर दी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पूरा करेंगे, उसके बाद में फर्स्ट पेपर की तरफ चलेंगे। थैंक यू।